नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। उससे पहले आपको ये बातें पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार हल किया जाता है, उसके लिए क्या आवश्यक सूत्र है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप ये होता है, ठीक है। यानी राइट साइड में जो है वो 0 होता है। जो दो समीकरण होती है उससे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। ध्यान रखिए, ये a1 b1 c1 का मान हम तभी निकालते हैं जब बराबर के उधर 0 हो। तो सभी और पहले की एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होता है इसमें हल कब किस प्रकार के आते हैं, उसके हल की प्रकृति क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और जब a1 बटा a2 का मान बराबर हो b1 बटा b2 के लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के तो कोई हल नहीं प्राप्त होगा उस निकाय का। और इसी तरह से a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 सबकी वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो हम कहेंगे कि ऐसे निकाय के जो है अनेक हल प्राप्त होंगे। और याद रखिए, जहाँ भी हमें हल प्राप्त होगा ऐसे निकाय को हम कहते हैं संगत, कि वो जो निकाय है अगर उसमें से हल आप पाता है तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं संगत, ठीक है। और किसी निकाय में से अगर हल नहीं आ पाता है तो ऐसे निकाय को हम कहेंगे असंगत, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम मेन बात पर कि इस एक्सरसाइज 3.5 में हम ये पढ़ेंगे कि वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए हम ये सूत्र काम में लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, और ये जो सूत्र है ये कहलाएगा वज्र गुणन विधि का सूत्र, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं इसका एक्सरसाइज 3.5 का पहला प्रश्न। आप देख रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का पहला प्रश्न इस प्रकार से कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, एक समीकरण युग्म आपको दे रखा है, तो आपको बताना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले ये जो निकाय आपको दे रखा है, ये जो सिस्टम आपको दे रखा है, ये जो दो समीकरण आपको दे रखी है, आपको बताना है कि इनका जो हल है वो कैसा होगा। फिर अगर वो आगे ही कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल हो तो ऐसी स्थिति में इसका आप हल निकालें वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इस समीकरण युग्म का हल किस प्रकार का है। आपको यहाँ दो समीकरण दे रखी है और आप देख रहे हैं कि दाईं ओर 0 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -3 है और अचर पद भी -3 है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ a1 बराबर 1 है, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर भी -3 है। तो पहले समीकरण से a1 b1 c1 तथा इसी प्रकार दूसरी समीकरण से x का गुणांक +3 है, तो a2 का मान 3 है, b2 का मान -9 है और c2 का मान -2 है। तो a2 हमें प्राप्त हो रहा है 3, b2 -9 और c2 जो है वो -2 है। तो हमें आगे बढ़ने से पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान पता होना चाहिए। और हम ये समीकरण से, पहले समीकरण से हमने a1 b1 c1 का मान निकाला, दूसरे से a2 b2 c2 का मान निकाला। और मान निकालने से पहले आप ये देख लेना कि यहाँ दाईं ओर 0 होना चाहिए। अगर कोई अंक इधर है तो उसको हम पहले इधर लाएंगे, उसके बाद फिर हम मान निकालते हैं। तो हमने ये मान निकाले। अब हमें चेक करना है कि इसका हल किस टाइप का है। तो अब हम मान निकालेंगे, हम मान ज्ञात करेंगे a1 बटा a2 का। तो यहाँ a1 बटा a2 यानी 1 बटा 3। मान निकालेंगे b1 बटा b2 का, -3 बटा -9
सरल करें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और 3 और 9 3 के पार्ट से कटेंगे तो आएगा 1/3। इसी तरह से C1/C2 भी हम निकालेंगे। C1 है यहाँ पर -3 और C2 है यहाँ पे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यह आएगा 3/2। अब आप देखिए इनके मानों को कि A1/A2 का मान 1/3 है, B1/B2 का भी मान 1/3 है, यानी इन दोनों के मान तो बराबर आ गए, और C1/C2 का मान अलग आ रहे हैं। तो यहाँ क्या स्थिति बैठ रही है कि यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू बराबर है, परंतु C1/C2 की वैल्यू इनके बराबर नहीं है। तो अभी हमने देखा कि अगर ये स्थिति आती है तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये वाली स्थिति आएगी। तो इस स्थिति के अनुसार समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो आंसर हमने लिखा कि इस स्थिति के अनुसार निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका देखेंगे सेकंड। अब हम देख रहे हैं पहले का सेकंड। समीकरण इस प्रकार से दे रखी है, ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बराबर के इधर 5 है, तो हम पहले 5 को इधर लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि या 2x + 1y - 5 = 0, तथा इसी तरह से यहाँ भी 8 को हम इधर लाएंगे तो ये आएगा 3x + 2y - 8 = 0। तो दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई, मानक रूप में है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान हम यहाँ से लिखेंगे। तो A1 बराबर है 2, B1 बराबर है 1, C1 बराबर है -5, तथा A2 बराबर है 3, B2 बराबर है 2 और C2 बराबर है -8। हल कैसा होगा? तो हम मान निकालेंगे A1/A2 का। A1 मान 2, A2 का मान 3, तो A1/A2 यानी 2/3। B1/B2 का मान चेक करेंगे, B1 का मान 1, B2 का मान 2, और C1/C2 का भी मान निकालें तो ये है C1 का मान -5 और C2 का मान -8। शुरू के दो मान देखिए, ये 2/3 और ये 1/2 है, तो शुरू के दो मान भी यहाँ बराबर नहीं है, दोनों के दोनों अनुपातों का मान अलग अलग है। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसका मतलब है इस स्थिति के अनुसार समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और प्रश्न में लिखा हुआ है कि अगर अद्वितीय हल आ रहा है तो आप उसको ज्ञात करो वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा। तो वज्र गुणनखंड विधि अब हमें उपयोग में लेनी है, इसका जो सूत्र है हम पहले वो लिखेंगे। तो जैसा भी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि वज्र गुणनखंड विधि का ये सूत्र होता है। अगर आपको A1 B1 A2 B2 सबके मान पता है तो इस निकाय का हल निकालने के लिए आप उन मानों को यहाँ पे रखेंगे। तो इसमें मान रखेंगे हम, तो पहले है x के बटा में आएगा B1 और यहाँ B1 का मान है एक ब्रैकेट में रखेंगे B1 का मान, फिर ब्रैकेट में रखेंगे C2 का मान। आप देख रहे हैं C2 का मान है -8, फिर B2 का जो मान है वो है 2 और इंटू C1 का मान, C1 का जो मान है वो -5 है। तो वज्र गुणनखंड विधि में बच्चों इस सूत्र में हमें मान रखना है, B1 का रखा, C2 का रखा, ब्रैकेट में रखो ताकि अगर कोई मान माइनस में होगा तो गलती नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा y बटा C1 का मान है -5, A2 का मान है 3, -C2 का मान है एक तो ये वाला माइनस और एक C2 का भी मान माइनस में, C2 A1 का जो मान है वो है 2। आगे 1 बटा A1 का मान 2, B2 का जो मान है वो भी है 2
और माइनस A2 का मान है 3 और B1 का जो मान है वो है 1। तो हमें ये सूत्र पता हो तो हम मान निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है ये कहलाता है वज्र गुणन विधि। इस सूत्र में आप ये ध्यान रखिए याद करने के लिए कि इसका जो एंड हुआ है वो C1 पे हुआ है। अगला पद C1 से शुरू हो रहा है, इसका एंड A1 पे हुआ है, अगला जो पद है वो A1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसको सरल करें तो हमें यहाँ मिलेगा x बटा -8 को 1 से गुणा करेंगे तो -8, 2 को -5 से गुणा करेंगे तो -10, लेकिन आगे भी माइनस तो हो जाएगा +10, और y बटा -5 को 3 से गुणा करें तो -15, और -8 को -2 से गुणा करें तो -16, लेकिन आगे भी माइनस है तो ये हो जाएगा +16। और इसी तरह से यहाँ है 1 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3। ठीक है, आगे इसको सरल करेंगे। आप यहाँ तक नोट करो बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ है x बटा -8 + 10, तो ये आएगा x बटा 2 -8 + 10 यानी बटा में 2 बराबर y के बटा में -15 + 16, तो प्लस में 1 ज़्यादा है, और इसी तरह से 1 के बटा में 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब इस संबंध से हम x का और y का मान निकाल सकते हैं। आपको x का मान चाहिए तो आप एक तो ये वाला मान लेंगे और एक ये वाला मान लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 भिन्न है, ये और ये और ये, और ये सब आपस में बराबर है। इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है। तो यहाँ हम प्रथम और अंतिम खंड लेंगे। तो क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो हम प्रथम और अंतिम खंड लेंगे, और ये आपस में बराबर है। यहाँ लिखा, इसको नहीं लिया अभी हमने। x का मान निकालने के लिए 2 का उधर पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर आएगा 1/1 गुणा 2 यानी 2। तो x का जो मान है वो तो आएगा 2। अब हमें y का भी मान चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए, क्योंकि y यहाँ पर है, तो हम ये दूसरा और तीसरा खंड लेंगे। तो y/1 बराबर 1/1 इस तरह से आ जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए बच्चों हमने लिखा कि द्वितीय और अंतिम खंड को लेंगे। द्वितीय और अंतिम खंड को हमने लिखा इसका मान इसके बराबर है, तो यहाँ से y का मान चाहिए, तो बटा में 1 है, इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ भी बटा में 1 है, इसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से जो है y का मान आएगा 1, और x का जो मान है वो है 2। पहले का थर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है। इसको मानक रूप में लाने के लिए हमें, क्योंकि a1 b1 c1 का मान चाहिए, तो पहले बराबर 20 जो बराबर किधर है 20, इसको हम इधर रखेंगे, मानक रूप में इसको लिखेंगे तो ये आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x - 5y + 20 इधर आके -20 बराबर के इधर 0, तथा इसी प्रकार इसको लिखेंगे 6x - 10y - 40 बराबर 0। अब हम a1 b1 c1 का मान लिखेंगे, तो यहाँ a1 का मान 3 है, b1 का मान -5 है, और c1 का मान -20 है, तथा यहाँ से लेंगे a2 b2 c2 का मान यहाँ से, तो आएगा a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, और c2 बराबर आएगा -40। कैसा हल होगा इसका? हल की प्रकृति क्या होगी? इसके लिए मान निकालेंगे a1/a2 का, a1/a2 यानी 3/6, 3 से काटें 1/2, b1/b2 का मान निकालेंगे तो ये आएगा -5 बटा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से कटेगा 1 बार, ये कटेगा 2 बार। और हम मान निकालेंगे यहाँ पर C1/C2 का भी, C1/C2 का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ C1 है -20 और C2 है -40। माइनस से माइनस काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 के पार्ट से काटो तो ये आएगा 1/2। क्या देख रहे हैं कि A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2। तो हम यहाँ पा रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू B1/B2
की वैल्यू और C1/C2 की वैल्यू आपस में बराबर है। तो ये स्थिति हमें बता रही है कि इस स्थिति में जो है निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि आप सारे मान आप देख रहे हैं बराबर है, तो इस स्थिति में अनेक हल होते हैं। तो हम यहाँ पे वज्र गुणन विधि काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अनेक हल होंगे। वज्र गुणन विधि तो हमें तब काम में लेनी जब हल अद्वितीय हो। ठीक है, देखते हैं अगला। ठीक है, पहले का चौथा, दो समीकरण आपको दे रखी है, मानक रूप में ही है, बराबर के इधर 0 है। तो हम यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ a1 का मान है 1, b1 का मान है -3 और c1 का मान है -7, तथा दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान लिखेंगे। तो a2 बराबर है 3, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है -15। अब मान निकालेंगे a1/a2 का, a1/a2 1/3। मान निकालेंगे b1/b2 का -3/-3, -3 से -3 कटेगा तो 1 आएगा। हमें C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ऐसी स्थिति में निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और इसको क्योंकि अद्वितीय हल है तो उसे अब हम निकालेंगे वज्र गुणन विधि से। ठीक है बच्चों, तो वज्र गुणन विधि का सूत्र हमने यहाँ लिखा। अब इसमें मान रखेंगे, अब इनमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है x/b1, b1 का मान -3, तो -3। फिर c2 का जो मान है वो है -15, -b2 का मान है -3, और फिर आएगा c1 का मान, और c1 का जो मान है वो है -7, बराबर y/c1 का मान है -7। फिर है a2 का मान है 3, माइनस c2 का जो मान है वो है -15, और a1 का मान है यहाँ पे 1, बराबर 1/a1 का मान है 1, और b2 का मान है -3, -a2 की जगह 3, और b1 की जगह हम रखेंगे -3। यहां तक आप नोट करें। आगे लिखेंगे x बटा -15 को -3 से गुणा करेंगे तो +45, -3 को -7 से गुणा करेंगे तो 21 प्लस का, लेकिन एक माइनस और है तो ये आएगा -21, बराबर y बटा -7 को 3 से गुणा करेंगे तो -21, और -15 को 1 से गुणा करेंगे तो -15, लेकिन आगे भी माइनस, तो ये हो जाएगा +15, और 1 बटा -1 और -3 को गुणा करेंगे तो -3, और 3 को -3 से गुणा करेंगे -9, और एक आगे माइनस तो +9। सरल करें तो यह आएगा x बटा 45 में से घटा देंगे 21 तो बचेगा 24। यहाँ y बटा -21 + 15 यानी -6, और यह आएगा +6। तो प्रथम, क्योंकि हमें x का मान पहले चाहिए तो अपन प्रथम और अंतिम खंड को लेंगे। तो हमने प्रथम और अंतिम खंड को लिया, अभी y को नहीं ले रहे क्योंकि हमें पहले x का मान चाहिए। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए 24 का उधर पक्षांतरण कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई इधर तो x रह जाएगा, बराबर की इधर 1/6 है, और ये 24 उधर जाएगा, इधर ये भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगा, और 6 से 24 कटेगा 4 बार, तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वो तो आएगा 4। अब y का मान चाहिए तो हमें द्वितीय, दूसरा और अंतिम खंड लेना होगा। तो द्वितीय और अंतिम खंड लेने पर ये हमें प्राप्त होगा। y का मान हमें चाहिए तो इसके लिए y तो ये रखेंगे,
दाईं ओर 1/6, हटाएंगे इधर से -6 को, जो इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा इससे -6, 6 से 6 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस और 1 बचेगा, तो y का जो मान है वो आएगा -1 और x का जो मान था वो आया था 4। तो इस तरह से इसकी 2 आंसर है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने देखा कि किसी समीकरण युग्म को हम वज्र गुणन विधि के द्वारा किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना होगा और फिर उस सूत्र में वज्र गुणन विधि का जो सूत्र है उसमें हम मान रखेंगे, तो हमें उस समीकरण निकाय का हल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।